नेक्स्ट दो क्वेश्चन के ऊपर अपन आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। टू लिक्विड्स ऑफ सेम मास, one at 30 degree centigrade and other at 20 degree centigrade. If temperature of mixture is 26 degree centigrade, find the ratio of their specific heat. ठीक है, दो अपने पास लिक्विड दिए हुए, अलग अलग टेम्परेचर से, मिक्सचर का टेम्परेचर भी दिया है, मास दोनों का सेम है, दोनों के स्पेसिफिक हीट का रेशियो यहाँ से पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाला हीट रिलीज करेगा और 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इसने कितनी हीट रिलीज करी होगी? तो MS1 डेल्टा T1 और इसने MS2 डेल्टा T2 एब्जॉर्ब करी होगी। दोनों का मास सेम है, कट जाएगा बेटा S1 S2 डेल्टा T1। पहले वाले के लिए टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ? पहले 30 पर था, मिक्सचर 26 का है तो 30 माइनस 26। इसके लिए बात करेंगे तो पहले ये 20 पर था, मिक्सचर 26 का है तो 26 माइनस 20। आपको आगे पीछे मत करना माइनस को, ठीक है, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ से S1 इक्वल टू 4, S2 इक्वल टू 6, यहाँ से आपको सोल्व करोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा, कुछ खास बात इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आपको एक्सरसाइज वगैरह में भी मिलेगा, तो ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन दिया हमें यहाँ पर। ए वाटर गीजर ऑफ पावर 8400 वॉट हैविंग inlet water temperature 10 degree centigrade, find out outlet temperature of water if 50 gram per second water is flowing। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक गीजर है, ठीक है, आप जानते हैं कि गीजर का काम क्या होता है, बेसिकली वो एक तरफ से कोल्ड वाटर देता है और दूसरी तरफ से हमें हॉट वाटर देता है, क्लियर। तो वही चीज हमें यहाँ से पूछी जा रही है। मान लीजिए उसकी पावर कितनी है? 8400 वॉट है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। पावर कहां से मिलेगी उसको? इलेक्ट्रिकल सप्लाई से मिलेगी। अब यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि अगर इनलेट टेम्परेचर 10 है तो आपको आउटलेट टेम्परेचर निकालना है और 50 ग्राम पर सेकेंड वाटर उसके अंदर क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। तो एक बात समझो, सबसे पहले क्वेश्चन में पावर दी है, क्या आपको पता है पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, बट यहाँ जो हम एनर्जी, जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है, क्योंकि पानी को गर्म करने के लिए हीट ही तो यूज होगी, तो हीट डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। अब एक बार बताओ, गीजर क्या करता है? फेज चेंज करता है या फिर टेम्परेचर बढ़ाता है? भाई गीजर ऐसा तो है नहीं कि अपने वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दे या वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर दे, वो क्या करता है? वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो हम यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? MS डेल्टा T अपॉन टाइम। अच्छा, पावर जो आपको किसमें दी हुई है? वॉट में दी हुई है। आप सब जानते हैं कि वॉट मतलब होता है जूल पर सेकेंड, बट आपको पता है कि जब भी मैं MS डेल्टा T का क्वेश्चन करता हूं तो मेरा जो क्वेश्चन होता है वो कैलोरीज वगैरह में होता है, तो मैं जूल को किसमें कन्वर्ट कर लूंगा बेटा? कैलोरी में। और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 4.2 से। तो 4.2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 2000 कैलोरी पर सेकेंड। अब हम जानते हैं कि ये 2000 कैलोरी पर सेकेंड जो हमारे पास पावर है, ये पावर किसके इक्वल हो जाएगी? इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो ये पावर की जगह तो रख दिया 2000 और MS डेल्टा T। अब मास अपॉन टाइम, क्या मास अपॉन टाइम की तो वैल्यू दी है 50 ग्राम पर सेकेंड। ये क्या है? 50 ग्राम पर सेकेंड। व्हाट इज दिस? ठीक है, ग्राम मतलब मास, डिवाइड बाय सेकेंड मतलब टाइम, तो M अपॉन T की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 50। वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा T, डेल्टा T निकाला तो कितना आ गया बेटा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आउटलेट माइनस इनलेट इक्वल्स टू 40, इनलेट हमें 10 दिया है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर बन जाएगा, क्लियर। चल बेटा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ले रहे हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक नोट की प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ ही पा रहे हैं अपन बात बेटा, क्योंकि जितनी हीट हमारे पास रिलीज हुई उतनी की उतनी हीट हमारी एब्जॉर्ब हो गई, मतलब हमारी टोटल एनर्जी क्या रही? कंजर्व रही। तो हम इसलिए हमेशा कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट आ रहा है बेटा कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपको याद रखने बेटा, क्योंकि ये आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल और थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के न्यूमेरिकल है उनको करने में ये जो हमारे पॉइंट्स है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो मैं मेथड आपको बता रहा हूं बिल्कुल वही एक अच्छा सबसे इजी मेथड है, सटीक मेथड है, उसको आप हर बार अप्लाई करेंगे, कहीं आप नहीं फंसेंगे, हर बार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैं जो आपको टेक्निक बता देता हूं वो आप अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अब तक फॉर्मूला बेस्ड चल रहा था, अब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था बेटा, बड़े ध्यान से इसको समझना। चलिए ये पहले 3 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, ये 3 पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट आता है इन मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर वी टेक वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एज रेफरेंस। ठीक है, अगर आपको कभी क्वेश्चन में बेटा आइस और वाटर का मिक्सचर मिलेगा तो वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को रेफरेंस लेना है। रेफरेंस लेने का मतलब क्या है वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स करेंगे तब बताऊंगा। और इसी पर क्यों लेना है? क्योंकि बेटा इसी से सबसे क्वेश्चन हमारा इजी रहता है। अदर से आगे किसी और को रेफरेंस लोगे तो उससे भी न्यूमेरिकल हो जाएगा, बट आपका न्यूमेरिकल जहां पहले 4 लाइन या 5 लाइन में खत्म हो रहा था अब वो 10 लाइन या 15 लाइन में खत्म होगा। इसलिए आपको हमेशा इसी तरीके को अपने को अपनाना है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर बेटा आइस और स्टीम का मिक्सचर अभी किसी क्वेश्चन में आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड को रेफरेंस मानेंगे
और अगर आपका वाटर और स्टीम का मिक्सचर आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अपने रेफरेंस मानने वाले हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बेटा, फर्स्ट और सेकंड वाले पे ही मोस्टली आपका न्यूमेरिकल आता है, थर्ड वाले पे अपने को न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, फिर भी पूछ ले तो हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे समझना बेटा। यहां मैंने इस क्वेश्चन को प्री सॉल्व कर दिया ताकि आपको हर चीज में डिटेल में समझा पाऊं, अगले क्वेश्चन को अपन फिर साथ साथ में करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड is mixed with 10 gram water at 70 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर एंड कंटेंट ऑफ द मिक्सचर। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। मोस्टली आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा। मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया कंटेंट ऑफ मिक्सचर, ताकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो भी हम बता पाए। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे क्वेश्चन में बेटा, आइस और वाटर, किसका मिक्सचर बेटा, आइस और वाटर का। तो मैंने अभी आपको समझाया आइस और वाटर का मिक्सचर हो तो रेफरेंस क्या लेना है, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये बात हुई मेरी कि मैं अब ये कहूंगा आपको कि कुछ भी दिया हो, इस आइस को भी आप क्या बना दो, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस वाटर को भी आप क्या बना दो, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको काम यहाँ पर करना पड़ेगा। सबसे पहले अब आप एक बात देखें बेटा, एक तो है हमारे पास यहाँ पर 10 ग्राम का वाटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक है हमारा 5 ग्राम का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बताओ इन दोनों में से हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, तो ये वाला है। अब जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो पहले क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। अब एक बात बताओ, मैंने रेफरेंस आपको क्या बोला था, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले इस 10 ग्राम के वाटर एट 70 को 10 ग्राम का वाटर बनाओ कितने पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या यहां से यहां जाने में इसको अपना टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, और जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या हीट का फॉर्मूला ms डेल्टा टी होगा बेटा। मास कितना दिया है 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितनी होती है वाटर की 1, और डेल्टा टी कितना हो गया 70, मतलब 700 कैलोरी आ गया। तो इतनी हीट क्या हो गई बेटा, रिलीज हो गई। और ये सारी हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, हमारा जो लोअर टेम्परेचर बॉडी है। अब लोअर टेम्परेचर बॉडी के पास चलते हैं, एब्जॉर्ब करने वाले के पास। ये अभी कहां पर है, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको क्या कहा, रेफरेंस के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इस आइस एट 0 को बना दो वाटर एट 0। क्या आइस 0 से वाटर एट 0 बनेगा तो वो अपने फेस को चेंज कर रहा है, और अगर ये अपने फेस को चेंज कर रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, mLF लगेगा। मास कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है 80, तो 5 इंटू 80 कितना हो गया 400 कैलोरी। इसका मतलब हीट रिलीज कितनी हुई बेटा 700, और अपने पास एब्जॉर्ब के लिए कितनी आ रही है 400। तो एक बात समझो, आउट ऑफ 700 कैलोरी रिलीज्ड हीट 400 कैलोरी विल बी यूज्ड बाय द आइस टू मेल्ट इटसेल्फ। भाई हमारे पास क्या है, भाई वाटर ने कहा भाई मेरी तरफ से 700 कैलोरी हीट है, तो आइस ने कहा कि भाई मेरे को 400 कैलोरी हीट चाहिए जिससे मैं मेल्ट हो जाऊंगा। तो ये अपने आसानी से मेल्ट हो गया, ठीक है। अब जब ये मेल्ट हो गया तब क्या हुआ, क्या मेल्ट होने के बाद ये भी 0 पर है और ये भी 0 पर है, तो 10 ग्राम का वाटर 5 ग्राम का वाटर ये हमारे पास कितने पर है 0 पर। बट कुछ हीट अभी भी बच गई है। कितनी हीट बची बेटा, 700 हमने रिलीज कराई थी, इसने एब्जॉर्ब तो अभी तक 400 ही करी है, तो बची कितनी हीट बेटा 300 हीट। जो ये बची हुई हीट है वो ये मिक्सचर यूज करेगा अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। वैसे भी समझो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो तो अब टेम्परेचर क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अब फेस चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हीट देंगे तो 0 से पहले उसको कहां जाना पड़ेगा 100 पर जाना पड़ेगा। तो रिमेनिंग 300 कैलोरी will increase temperature of mixture from 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिमेनिंग हीट को आप क्या करेंगे, m टोटल इंटू एस डेल्टा टी। रिमेनिंग हीट कितनी है 300, टोटल मास कितना है 10 ग्राम इधर से 5 ग्राम इधर से, कितना हो गया 15। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी, यहां से आप डेल्टा टी निकालेंगे तो कितना है बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 20, क्योंकि हमारा इनिशियली तो अभी टेम्परेचर कितना हो चुका है 0 हो चुका है। इनिशियल किसको बोल रहा हूं मैं, इस चीज को बोलूंगा इनिशियल। तो मेरा आंसर कितना आएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर बनेगा। और अगर आपसे पूछा जाए मिक्सचर के अंदर क्या है, तो आप ऐसे लिखेंगे मिक्सचर में हमारे पास वाटर है, केवल क्या है बेटा वाटर। और कितना वाटर है बेटा, तो 15 ग्राम का वाटर हमारे पास मिक्सचर में पड़ा हुआ है। कंप्लीट। तो ये आपकी प्रोसेस रहेगी। अभी मैं इस तरह के आपको 3-4 क्वेश्चन सिखाऊंगा, तो तीनों चारों क्वेश्चन करने के बाद आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट बात, बस रेफरेंस को दिमाग में रख के क्वेश्चन करेंगे तो हर क्वेश्चन हमारा आसानी से कंप्लीट होगा। चलिए बेटा, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके यहाँ पर बताऊंगा, तो ध्यान रखना। पहले मैं आपने क्वेश्चन पहले से ही इसलिए लिख लिया था ताकि आपको एक चीज ध्यान रहे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि हमारे को क्या स्टेप्स रहेगी। अब यहाँ पर आगे आप एक एक स्टेप्स को ध्यान से समझ
समझिए। क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विद 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर एंड कंटेंट ऑफ द मिक्सचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा रिलीज करने वाले पार्ट की, ठीक है ना। रिलीज करने वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा, ठीक है, रिलीज हीट हम यहां से निकाल रहे हैं। तो एक बात समझना, सबसे पहले रिलीज हीट के अंदर पहले तो ये देखो क्या किसका मिक्सचर है, आइस और वाटर का मिक्सचर है बेटा। तो रेफरेंस किसको लेना पड़ेगा हमें, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो देखो सबसे पहले रिलीज हीट के अंदर पहली स्टेप क्या होगी, क्या पहली स्टेप हमारे पास होगी जो हमारा वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे को पता है इसमें जो हमारी हीट लगेगी वो कितनी होगी, ms डेल्टा टी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहां से टेम्परेचर का चेंज हुआ है। मास हमारे को दिया हुआ है बेटा 1 किलोग्राम, जिसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करके 1000 लिख लेता हूं। स्पेसिफिक हीट है हमारी वाटर की 1 और टेम्परेचर चेंज हुआ है हमारा 100। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं 100 किलो कैलोरी। क्लियर, कंप्लीट है बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई चीज। ग्राम में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कैलोरी ग्राम पर सेकेंड है, तो हमने इसको ग्राम में लिख लिया। क्लियर, चलिए ये पहली स्टेप हो गई बेटा, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मिल गया। क्या हमें रेफरेंस यहां तक ही लेना था, यहीं पर रुक जाओ। अब चलते हैं हम बेटा किसके अंदर, एब्जॉर्ब्ड पार्ट पर, ठीक है ना। अगर हम एब्जॉर्ब्ड हीट की बात करें यहाँ पर तो देखिए उसके अंदर क्या क्या हमारे पास होने वाला है। तो एब्जॉर्ब्ड हीट के अंदर फर्स्ट चीज, अभी हमारा 1 kg का आइस कितने पर है बेटा, -10 पर। तो हम इसे लिखेंगे आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले किसके अंदर कन्वर्ट होगा बेटा, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेप्स मत भूलना, डायरेक्ट नहीं होगा कि -10 आइस सीधा वाटर एट 0 बन जाए, नहीं, पहले -10 किस पे जाएगा, 0 पर। ये मैंने पिछली क्लास में आपको ऐसे न्यूमेरिकल भी सिखाए थे। तो देखो -10 अगर 0 पर गया तो वो हमारे पास टेम्परेचर चेंज हुआ तो कितनी हीट लगी होगी बेटा, ms डेल्टा टी। और ms डेल्टा टी की अगर मैं बात करूं तो मास हमारा अगेन कितना हो जाएगा बेटा, 1000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट आइस की कितनी होती है, 0.5, और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ हमारा 10। तो ये अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से अपने को मिल गया 5 किलो कैलोरी। क्लियर, 1000 को मैंने क्या लिख दिया, किलो लिख दिया। तो पहला पार्ट हो गया बेटा। लेकिन अभी भी हमारी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें रेफरेंस क्या बनाना होता है, वाटर एट 0। तो अब आप इस आइस एट 0 को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, वाटर एट 0 के अंदर। तो एब्जॉर्ब हीट का सेकंड पार्ट आ रहा है। एब्जॉर्ब हीट का सेकंड पार्ट के अंदर आप लिखेंगे इस तरीके से, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड will be converted into water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए हमारे पता चल रहा है फेज चेंज हुआ है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे MLF। मास है हमारे पास अगेन बेटा 1000 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है हमारे पास 80, तो ये आ गया हमारे पास 80 किलो कैलोरी। क्लियर, अच्छा अब अगर मैं बात करूं बेटा तो टोटल जो, अगर मैं एब्जॉर्ब पार्ट की बात करूं तो टोटल एब्जॉर्ब हीट जो है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी यहां से बेटा, इधर था 5 किलो कैलोरी, तो 5 किलो कैलोरी प्लस 80 किलो कैलोरी। क्लियर, कितना हो गया ये हमारे पास, 85 किलो कैलोरी। कंप्लीट। तो अब आपको समझ में आ गया कि रिलीज हीट कितनी हुई थी, 100 किलो कैलोरी, एब्जॉर्ब कितनी हुई, 85 किलो कैलोरी। इसका मतलब बची हुई हीट से अब हम क्या कर लेंगे, यहां पर अपने टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। क्लियर, तो अब हम बात करते हैं क्यू रिमेनिंग। तो क्यू रिमेनिंग कितना आएगा बेटा, 100 किलो कैलोरी माइनस 85 किलो कैलोरी। ठीक है, ये कौन सी हीट है बेटा, ये है रिलीज्ड वाली पार्ट है, और ये पार्ट कौन सा है हमारा, एब्जॉर्ब्ड वाला पार्ट है। तो 100 माइनस 85 करोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 15 किलो कैलोरी। कंप्लीट बेटा, तो ये आ गया हमारा क्यू रिमेनिंग। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस क्यू रिमेनिंग को इक्वल कर देंगे एम टोटल इंटू एस डेल्टा टी से। तो क्यू रिमेनिंग है हमारा 15 किलो कैलोरी। ठीक है, तो किलो कैलोरी मतलब 10 टू द पावर 3 कैलोरी इज इक्वल टू एम टोटल। अच्छा बेटा, यहां क्या था, 1 kg का आइस था, और यहां पर भी क्या है, 1 kg का वाटर है। तो 1 kg और 1 kg टोटल कितने हो गए, 2 kg। 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की 1 इंटू डेल्टा टी। 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 कट गया, यहां से आपको डेल्टा टी मिलेगा 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लिख देंगे कि टी फाइनल विल बी
7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर बन जाएगा। और मिक्सचर के अंदर अगर हम बात करें अभी, तो हमारे पास 2 किलोग्राम का वाटर होगा। कितने टेम्परेचर पर बेटा? 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बेटा तरीका रहता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये प्रोसेस रहेगी। पहले आप रिलीज हीट निकालेंगे, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब्ड हीट निकालेंगे, और फिर क्यू रिमेनिंग को ms डेल्टा टी के इक्वेट करके सोल्व करेंगे। कंप्लीट बात बेटा। क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। फिर से हम एक आइस और वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं, बट इस बार क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंज होगा। उस चेंज को आप नोटिस करें। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन कम पूछा जाता है, बट इस तरह का क्वेश्चन अगर फिर भी हमारे पास आ जाए तो हमें कैसे सोल्व करना, ध्यान दीजिएगा। 10 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 5 gram of water at 100 degree centigrade. Find out the final temperature of mixture and content of the mixture. अगेन वाटर और आइस का मिक्सचर है, तो आपको रेफरेंस क्या लेना पड़ेगा बेटा? वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर रिलीज्ड हीट निकालते हैं कि कितनी हीट हमारे पास यहाँ पर रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अच्छा, हीट रिलीज की बात करें बेटा, तो हीट रिलीज कौन करेगा? वाटर करेगा। सबसे पहले हमारे पास दिया है बेटा 5 ग्राम का वाटर। अभी हमारे को इसका टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? और इसके लिए हमें पता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला लगाया जाएगा ms डेल्टा टी। ठीक, अगर मैं ms डेल्टा टी चेक करता हूं, तो मास है मेरे पास 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 1 और डेल्टा टी मेरे पास है 100, तो ये हमारे को मिल गया 500 कैलोरी। कंप्लीट। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो रिलीज हीट की बात हो गई। अब हम चल रहे हैं किसके ऊपर? एब्जॉर्ब्ड हीट के ऊपर, कि कितनी हीट हमारे पास एब्जॉर्ब होने वाली है। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, एब्जॉर्ब हीट के लिए हम क्या चेक करेंगे? यहाँ पर हमारा जो आइस है, ठीक है, अभी जो हमारा आइस है 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम आइस जो कि अभी हमारा कहां पर है बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये कन्वर्ट होगा 10 ग्राम आइस, सॉरी 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अच्छा, इसके लिए हम जानते हैं कि कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, MLF की जरूरत पड़ेगी। मास कितना है बेटा? 10 ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? 80 इज इक्वल टू कितना आ गया? 800 कैलोरी। अब यहां पर बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई रिलीज कितनी हो रही थी हीट? 500 कैलोरी, और एब्जॉर्ब कितनी हो रही है? 800। तो पॉसिबल ही नहीं बेटा। अगर बेटा देने वाला ही 500 कैलोरी दे रहा है, तो एब्जॉर्ब करने वाला कैसे एब्जॉर्ब कर लेगा? ऐसा मत करना कि आप यहाँ क्यू रिमेनिंग निकाल दो। क्यू रिमेनिंग का तो कंसेप्ट बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक बात समझो, अगर मैं आपको मान लीजिए 100 रुपीज दूंगा और कोई चीज 150 रुपीज की है, तो आप 100 रुपीज में क्या उस 150 की चीज को थोड़ी खरीद पाएंगे? तो वही बात यहाँ पर हो रही है। रिलीज्ड हीट कितनी है? 500 कैलोरी। एब्जॉर्ब कितनी हो रही है? 800। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है, एज absorb heat greater than released heat, so whole ice will not melt। पूरा आइस हमारा पास यहाँ पर मेल्ट नहीं करेगा। क्लियर? और ये जो हमारे पास प्रोसेस हो रही है, ये वाली प्रोसेस हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? प्रोसेस विल नॉट कंप्लीट। पूरी प्रोसेस हमारे पास पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है? एक बार मैं फिर आपको यहां पर समझा देता हूं क्या हुआ अभी तक क्वेश्चन के अंदर, वो समझो। सबसे पहले बेटा हमने रिलीज हीट निकाली तो 500 कैलोरी हमें मिली। फिर हमने एब्जॉर्ब हीट निकाली तो 800 कैलोरी मिली, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे पास बेटा, क्योंकि जो जितनी हीट ये देगा उतनी ये एब्जॉर्ब कर सकता है। अब तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था बेटा कि हम जब हीट दे रहे थे तो जो रिलीज हीट थी वो ज्यादा थी और एब्जॉर्ब करने वाली हीट कम थी, तो फिर बची हुई हीट का कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बट दिक्कत अब यहाँ पर ये आ गई कि भाई आपके पास जो रिलीज हीट है हमारे पास वो खुद ही 500 है, और यहाँ पर हमारे को एब्जॉर्ब कितनी चाहिए? 800। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप बाजार गए, आपको घर वालों ने कहा कि आपको जाकर 1 किलो आलू खरीदने, ठीक है, या फिर अपने पास कुछ भी चीज आपको खरीदनी है, 1 किलो पनीर खरीदना मान लीजिए। तो आप गए बाजार, आपने वहां पर जाकर देखा कि भाई उसकी रेट जो है हमारे पास 500 रुपीज है। ठीक है, आप घर से लेकर गए कितने? मान लीजिए
700 रुपीज, ठीक है। वहां रेट कितनी थी, 500 रुपीज का 1 किलो था और 700 रुपीज आप घर से लेकर गए। तो अब क्या करोगे आप, 500 रुपीज में अपने पास जो आपको पनीर खरीदना है वो तो आपने खरीद ही लिया, आपके पास कितने रुपए बच गए बेटा, 200। उन 200 रुपीज का आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ये कौन सा केस था, पहले वाला। बट इस बार आप बाजार गए, आपने देखा भाई कि पनीर का जो रेट है वो 500 रुपीज किलो है, बट आप लेकर ही 400 रुपीज गए। तो क्या आप 400 रुपीज लेकर गए तो क्या आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, नहीं हो पाएगी बेटा। आप 1 किलो पनीर नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि आपके पास जो 400 है वो उस 500 से क्या है, कम है। तो वही बात यहां पर हो रही है, इसी कारण में लिखा प्रोसेस विल नॉट कंप्लीट, और यहां मैंने लिखा कि सो होल आइस विल नॉट मेल्ट, ठीक है, पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा। अब बात आती तो फिर सर आगे क्या करें क्वेश्चन का, तो सुनो मेरी बात। अब एक बात सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप गए बाजार, आपको कहा गया पनीर लेकर आना 1 किलो, आप गए वहां पर 500 रुपए किलो का पनीर था, तो क्या आप वापस खाली आता जाओगे? अरे आप, आपके पास 400 रुपीज तो है ना, 400 रुपीज में जितना पनीर आए वो तो लेकर आ जाओ। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, जितनी हीट है उससे जितना मेल्ट हो जाए वो चला लेते काम। तो देखो अब हमारे पास ऐसे लिख देते हैं हम, सो पार्शियल आइस मेल्ट। अब पार्शियली हमारा आइस कितना मेल्ट होगा हमारे पास, तो हम देखिए उसको क्या लिखेंगे, Q रिलीज इज इक्वल्स टू m डैश लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Q रिलीज कितना है बेटा हमारे पास, 500 इज इक्वल्स टू m डैश लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80। तो यहां से मुझे m डैश की वैल्यू मिलेगी बेटा 500 डिवाइडेड बाय 80, दैट विल बी 25। और यहां से अगर हम बात करें कि ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये यहां से मिलेगा हमें 25 डिवाइडेड बाय 4 ग्राम कंप्लीट। तो इतना बेटा क्या बन गया हमारे पास, आइस बन गया। तो हम ऐसा कहेंगे कि इन मिक्सचर आइस हमारे पास अगर बात करें बेटा तो कितना बच जाएगा, देखो आइस पहले कितना था, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम माइनस 25/4 दैट विल बी 15/4 ग्राम। और अगर हम बात करें वाटर की, तो जो मेल्ट हुआ वही तो हमारा वाटर है, और वाटर कितना होगा बेटा, m डैश, जो कि कितना आएगा 25/4 ग्राम। और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर की, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हमें मिलेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बेटा प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुई। अरे बेटा ये भी 0 पर था, प्रोसेस ही हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। ये अपने पास यहां तक तो पहुंच गया, उसने उसके आइस को मेल्ट करने की कोशिश करी, थोड़ा आइस मेल्ट हो गया, थोड़ा नहीं हो पाया, और टेम्परेचर कितना रह गया, 0। अधिकतर क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, आपको मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा जाता है, तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी तो आप डायरेक्टली आंसर 0 मांगो, ठीक है। मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना, कैसी ट्रिक बता रहा हूं समझना, कि ऐसे क्वेश्चंस में कंटेंट ऑफ मिक्सचर नहीं पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, केवल मिक्सचर का टेम्परेचर। तो आप याद रखना, कभी आपके पास उल्टा केस हो जाए कि आपकी रिलीज हीट कम हो और एब्जॉर्ब हीट कम हो, तो जो रेफरेंस का टेम्परेचर है वही अपना आंसर होता है। ये याद रखने वाली बात है, तो याद रह जाएगा बात को, क्लियर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए आइस और वाटर के मिक्सचर के। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पर आइस और स्टीम का मिक्सचर के लिए। मैंने आपको समझाया था आइस और स्टीम का मिक्सचर आपको जब भी मिलेगा आपको रेफरेंस क्या मानना पड़ेगा, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर, 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विद 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर एंड कंटेंट ऑफ द मिक्सचर। सबसे पहले बेटा हम आते हैं रिलीज हीट पर। हम जानते हैं कि यहाँ पर हीट रिलीज करने का काम किसका है, स्टीम का। तो सबसे पहले मैं 5 ग्राम के स्टीम जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, क्या पहले ये 5 ग्राम का वाटर बनेगी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ में फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज होने में हीट का फॉर्मूला होता है m इंटू LV। LV मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मास है हमारे पास 5 ग्राम बेटा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 540, मल्टीप्लाई किया तो 2700 कैलोरी हमें मिल गया। हमें पता है कि हमें रेफरेंस यही रखना है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पर हम यहाँ पर छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं एब्जॉर्ब हीट पर। तो हीट एब्जॉर्ब करने का ग्राम आइस का है, तो 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, पहले ये बनेगा 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डायरेक्ट 100 पर नहीं पहुंच सकता, ठीक है। अच्छा, तो इसने अपना फेज चेंज किया, तो फॉर्मूला लगेगा MLF। m है हमारे पास 5, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 80, तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 कैलोरी। अब हमारा जो ये वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ चुका है, ये अब यहां से कहां जाएगा, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी कन्वर्टेड टू 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है, फॉर्मूला लगेगा ms डेल्टा टी, मास 5s1 डेल्टा टी 100,
कितना आ गया 500 कैलोरी। तो टोटल रिलीज हीट कितनी है बेटा 2700 कैलोरी, बहुत सारी है। टोटल एब्जॉर्ब हीट कितनी है 900 कैलोरी, मतलब अपना काम पूरा हो गया, मतलब ये पूरी प्रोसेस हमारे पास हो गई। अब समझना बात यहाँ पर, मतलब कुछ हीट बच गई ना, तो कुछ बची हुई क्या करेगी वो देखना ध्यान से। आउट ऑफ 2700 कैलोरी हीट 900 कैलोरी इज यूज्ड बाय आइस टू मेल्ट एंड देन वाटर टू रीच अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपकी रिलीज 2700 कैलोरी हीट थी उसमें से अपने पास 900 कैलोरी हीट जो थी वो किसने यूज कर ली, आइस ने। आइस ने उसमें क्या किया, आइस ने एक तो अपने आप को मेल्ट किया पहले तो, और उससे जो वाटर बना वो कहां पर पहुंचा पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब बात करते हैं नाउ रिमेनिंग 1800 कैलोरी हीट। हम समझ पा रहे बेटा कि ये 2700 कैलोरी है, एब्जॉर्ब 900 हो गई, तो बची कितनी हीट बेटा 1800 कैलोरी हीट। नाउ रिमेनिंग 1800 कैलोरी हीट विल बी यूज्ड बाय मिक्सचर। अब ये बची हुई हीट कौन यूज करेगा, मिक्सचर। लेकिन एक बात समझना, क्या हम एक बात समझ पा रहे हैं कि ये अभी कितने पर है 100 पर, ये अभी हमारे पास कहां पहुंच चुका है 100 पर। क्या वाटर अगर 100 पर है और उसको और हीट में दूं, वाटर कहां पर है 100 पर और उसको और हीट में दूं, तो क्या वाटर अपने टेम्परेचर को चेंज करेगा? क्या ऐसा होगा कि वाटर जो है 100 से 140 150 या 200 पहुंच जाएगा? नहीं बेटा, वाटर का टेम्परेचर कभी भी 100 से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। अगर वो 100 पर है तो वो अब अपने फेस को चेंज कर लेगा, वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर या फिर स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए बेटा एक चीज को कि किसी वाटर को कभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं ले जाया जा सकता, मतलब कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी आपको वाटर मिले। आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तो क्या मिल जाता है, आइस मिल जाता है, क्लियर। और अगर हमारे पास वाटर पहले से 100 पर हो और उसको और हीट हम दें तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा क्यू रिमेनिंग क्या करता था बेटा, टेम्परेचर चेंज करता था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, और जब वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था तो उसके पास एक रेंज थी, उसको 0 से कहां पहुंचना था 100 पर, तो वो अपने टेम्परेचर को चेंज कर पा रहा था। बट यहां पर क्या है, वाटर पहले से किस पर है 100 पर, तो वो अब अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा, वो क्या करेगा अपने फेज को चेंज कर लेगा। सो नाउ रिमेनिंग 1800 कैलोरी हीट विल बी यूज्ड बाय मिक्सचर टू चेंज द फेज फ्रॉम वाटर टू वेपर। वो क्या करेगा अपने आप को वाटर से किसमें कन्वर्ट कर लेगा, वेपर में। बिकॉज मिक्सचर ऑलरेडी है वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इट कैन नॉट फर्दर इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। क्योंकि वो पहले से 100 पर है तो अपने टेम्परेचर को और नहीं बढ़ा सकता, फेज चेंज कर लेगा। तो क्यू रिमेनिंग जो है वो क्या करेगा, m डैश इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 1800 इज इक्वल टू m डैश इंटू 540, m डैश निकाला तो 10/3 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टीम का मास है वो कितना हो गया 10/3 ग्राम। अच्छा, मतलब जो आपके पास टोटल अपने पास वाटर था उसमें से 10/3 ग्राम क्या किसमें कन्वर्ट हो गई, स्टीम में। लेकिन बेटा मास ऑफ वाटर की बात करूं तो बचा हुआ मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा बेटा, देखो क्या यहां से 5 ग्राम और 5 ग्राम टोटल कितना है हमारे पास 10 ग्राम का वाटर है। 5 ग्राम इसने दिया, 5 ग्राम इसने दिया, तो इसमें से 10/3 ग्राम तो स्टीम बन गया, बचा हुआ 10 माइनस 10/3 20/3 ग्राम हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और मिक्सचर का टेम्परेचर 100 ही है क्योंकि टेम्परेचर तो अब यहाँ पर बढ़ेगा नहीं। तो आइस और स्टीम का इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस रहेगी। अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड is mixed with 5 kilogram of steam at 100 degree centigrade. Find the final temperature of mixture and the content of the mixture. सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा रिलीज हीट की। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये स्टीम हमारे पास रिलीज करेगी हीट। तो 5 किलोग्राम की स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, पहले ही क्या बन जाएगी 5 किलोग्राम का वाटर कितने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्लियर। तो इसके लिए जो हमारे पास हीट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, तो हमारे पास हीट कितनी लग जाएगी mLV लग जाएगी, क्लियर। मास की बात करें बेटा तो हमारे पास 5 किलोग्राम है, तो हम इसको लिख देते हैं 5 इंटू 10⁻³ और एलबी होता है हमारे पास कितना 540। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 2700 किलो कैलोरी बन गया, क्लियर बेटा। ये हमारे पास क्या आ गई कि कितनी हमें हीट की यहाँ पर जरूरत पड़ रही थी जो हमारे पास रिलीज हुई है। अब बात करते हैं एब्जॉर्ब हीट की बेटा। तो 10 किलोग्राम का आइस हमारे पास यहाँ हीट को क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है। तो सबसे पहले 10 किलोग्राम का आइस जो है 0 पर अभी है, ये पहले 10 किलोग्राम का वाटर बनेगा 0 पर, और हम जानते हैं इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी mLF। तो यहां से आ जाएगा 10 किलोग्राम इंटू 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, इंटू ये आ गया हमारे पास 80। तो ये बन गया बेटा यहाँ से 800 किलो कैलोरी, क्लियर।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो वाटर जीरो पर है, अब वो किस पे चला जाएगा, वाटर एट 100 डिग्री पर। तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो ms डेल्टा टी होगा, मास अगेन 10 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया, स्पेसिफिक हीट 1 हो गई, इंटू कितना आ गया बेटा 100। तो 100 इंटू दिस वन, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 1000। तो ये आ गया 1000 किलो कैलोरी। क्लियर। 10 टू द पावर 3 को हम बेटा क्या कर देते हैं, किलो में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए आगे, तो जो टोटल रिलीज्ड हीट है हमारे पास वो कितनी हो रही है बेटा 2700 किलो कैलोरी। और अगर हम बात करें एब्जॉर्ब्ड हीट की, तो देखो ये कितना हो रही है हमारे पास 800 प्लस 1000, दैट विल बी 1800 किलो कैलोरी। इतनी हीट हमारे पास क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो वापस वही कंसेप्ट बनेगा बेटा, आउट ऑफ 2700 किलो कैलोरी हीट, 1800 kilo calorie heat is used by ice to melt and then water to reach up to 100। वही काम होगा भाई, पहले इतनी में से इतनी हीट को क्या करेगा, आइस यूज करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, पहले वाटर में, फिर वाटर जो जीरो का है वो कहां पहुंचेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नाउ रिमेनिंग, अच्छा बेटा 2700 800, तो रिमेनिंग हीट कितनी हो गई 900 किलो कैलोरी। Now remaining 900 kilocalorie heat will be used by mixture to change phase from water to vapor, because mixture already have water at 100 degree centigrade, so it cannot further increase its temperature। पिछले क्वेश्चन की तरह ही बेटा, क्योंकि अब वो 100 पर है तो अपने टेम्परेचर को चेंज ना करके क्या करेगा, फेज को चेंज करेगा। और हम जानते हैं क्यू रिमेनिंग क्या होता है बेटा, m डैश इंटू LF। तो हमारे पास देखो क्यू रिमेनिंग कितना है यहाँ पर 900 किलो कैलोरी है, तो उसको 10 टू द पावर 3 लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पर क्या करता हूँ mLF। तो m डैश इंटू क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है बेटा 540 होती है। क्लियर। तो यहां से अगर मैं बेटा m डैश निकालता हूं तो ये आ जाएगा 900 अपॉन 540 और इंटू इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये कैंसल आउट हो गया बेटा, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। अगर आप इसको 18 से कैंसल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 5/3 किलोग्राम। ये जो 10 की पावर 3 ना बेटा, इसको मैंने क्या लिख दिया, किलोग्राम लिख दिया। तो सो मास ऑफ स्टीम, अगर मैं स्टीम की बात करूं तो अपने पास कितना स्टीम बन गया 5/3 किलोग्राम। और जो वाटर है, अब उसको देखो, वाटर कितना है बेटा, यहां से 5 किलोग्राम का वाटर था, यहां से 10 किलोग्राम का वाटर था, जो टोटल वाटर था वो 15 था। तो 15 माइनस 5/3 दैट विल बी 40/3 किलोग्राम। ये हमारे पास वाटर बन गया। और टेम्परेचर का मिक्सचर तो कितना रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये बेटा प्रोसेस रहती है इस तरह के क्वेश्चन को करने की। हालांकि नीट में इस तरह का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, बट फिर भी हमारे पास हमारे को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सारे पता होने चाहिए। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए बस यही इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। आपके कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, तो बेटा ऐसे जो क्वेश्चन है वो हमारे से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे को जो मैंने आपको तरीके बताए, जो क्वेश्चन के पैटर्न बताए, केवल उसी तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने को मिलेंगे। क्लियर। चलिए बेटा, तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फेज डायग्राम फॉर वाटर। ठीक है बेटा, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। जो भी मैं बोर्ड पर आपको चीजें बता रहा हूं आपको बस ये याद रखनी है। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाइज और लॉजिक वाइज हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर। ये एक एक्सपेरिमेंटल कर्व है बेटा, और ये कर्व किसके बीच में बनाया जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर। वाटर को लिया जाता है और हम ये देखते हैं कि भाई प्रेशर को चेंज करने से वाटर की अलग अलग फेजेस के अंदर या वाटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनके अंदर क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इस फेज डायग्राम के अंदर। क्लियर। तो फेज डायग्राम सिंपली हमारे पास क्या रहेगा, एक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है ये। और प्रेशर कहां पर होता है बेटा, वाई एक्सिस पर, और टेम्परेचर कहां लेते हैं हम, एक्स एक्सिस पर। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो ये क्या क्या करता है, तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, किस पॉइंट पर कितना रहेगा, उन सब के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें देता है। ये भी बताता है कि अगर आप कहीं प्रेशर चेंज करते हैं तो उससे आपके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क आ रहा है, वो भी इंफॉर्मेशन ये हमें को देता है। आगे एक और बात होती है बेटा, ये हमें ये भी बताता है कि किस टेम्परेचर प्रेशर पर जो हमारा वाटर है वो किस फॉर्म में रहेगा। मतलब कि मान लीजिए आपने प्रेशर ले लिया समथिंग और टेम्परेचर ले लिया समथिंग, इस टेम्परेचर प्रेशर पर हमें वाटर किस फॉर्म में मिलेगा, मतलब सॉलिड फॉर्म आइस में मिलेगा, या वाटर अपनी लिक्विड फॉर्म वाटर में मिलेगा, या वो स्टीम या वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हमारे को ये ग्राफ यहाँ पर देता है। क्लियर। अच्छा, इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं हम बेटा, तो ये साथ में हमें
ये भी बताता है कि वो टेम्परेचर प्रेशर कौन से हैं जिन पर वो को एग्जिस्ट करता है 2 या 3 फेजेस के अंदर। मतलब आपको काफी सारी जगह ऐसे पॉइंट भी मिलते हैं बेटा जहां पर क्या होगा, आपको लिक्विड और वेपर हो सकता है को एग्जिस्ट में मिल जाए, ठीक है, या फिर आइस और वेपर को एग्जिस्ट में मिल जाए। तो इनके बारे में भी ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर। अब हम बेटा ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। आप ग्राफ यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ आपके लिए ग्राफ बनाया है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है बेटा, ठीक है ना। आप मेनली यहाँ पर 3 लाइंस देख पा रहे होंगे। एक लाइन है हमारे पास ओसी जो मैंने ब्लू कलर में बनाई है, एक लाइन हमारे पास ओए है और एक लाइन मेरे पास ओबी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा, ये जो ओए के ऊपर वाला पार्ट है और ओबी के राइट वाला पार्ट है, ओए के ऊपर और ओबी के राइट, इसके अंदर वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म मतलब वाटर फॉर्म के अंदर ही मिलता है। क्लियर। इसके बाद बेटा ये जो हमारा ओए ग्रीन लाइन है, इसके नीचे वाला पार्ट और ओसी इसके राइट वाला पार्ट, इसके अंदर हमारे को वाटर वेपर फॉर्म के अंदर मिलता है। और जो एक लास्ट रीजन बच रहा है हमारे पास, ओबी के लेफ्ट वाला पार्ट और ओसी के ऊपर वाला पार्ट, इसके अंदर हमारा लिक्विड सॉलिड फॉर्म में मिलता है, दैट इज आइस फॉर्म में मिलता है। क्लियर। अच्छा बेटा, सबसे पहले एक आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ पर ओए, लाइन कहें या कर्व कहते हैं हम। तो सबसे पहले ओए को जो है बेटा उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन कर्व, ठीक है। वेपराइजेशन कर्व क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। क्लियर। इसलिए अपन इस ओए लाइन को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन कर्व बोलते हैं। साथ में आप इसको कंडेंसेशन कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वेपर को कंडेंस करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर। क्लियर। इसके बाद सेकेंड लाइन आती है बेटा अपने पास ये रेड कलर की लाइन ओबी, ठीक है। तो ये जो ओबी होता है बेटा इसको अपन फ्यूजन कर्व कहते हैं, या फिर आप इसको मेल्टिंग कर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, आइस मेल्ट होकर वाटर बनता है या फिर वाटर फ्रीज होकर हमारे पास क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है यहाँ पर, फ्यूजन कर्व। और एक लास्ट बचता है बेटा ओसी लाइन, जो मैंने ब्लू कलर के अंदर बनाई है। इस ओसी लाइन को बोलते हैं सब्लिमिनेशन कर्व और होरफ्रोस्ट कर्व। क्लियर। इसके अंदर क्या होगा बेटा, आइस और वेपर का को एग्जिस्ट होता है। क्लियर। आइस और वेपर क्या करते हैं, यहाँ पर को एग्जिस्ट करेंगे। अब एक बात समझिए कि यहाँ पर आइस और वेपर, अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब्लिमिनेशन मतलब क्या है और होरफ्रोस्ट क्या है। बॉइलिंग, फ्यूजन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये वर्ड तो हमने सुने, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, बट ये हमारे पास सब्लिमिनेशन क्या है। तो बेटा सब्लिमिनेशन भी आपने सुना होगा कि जब हमारा कोई सॉलिड हीट करने पर सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में, तो ऐसी चीज को बोलते हैं बेटा सब्लिमिनेशन। और आपने एग्जाम्पल देखा भी होगा, कैंपर, कपूर जो होता है बेटा, जब हम उसको जलाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही सीधा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास गैस के अंदर। तो वो हमारे पास किसका एग्जांपल है, सब्लिमिनेशन का। उसी तरीके से बेटा एक दूसरा वर्ड आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है, होरफ्रोस्ट, ठीक है। ये सब्लिमिनेशन की उल्टी प्रोसेस है, ठीक है। जैसे अभी अपन ने कहा कि सब्लिमिनेशन में सॉलिड सीधा कन्वर्ट होता है गैस में, वैसे ही होरफ्रोस्ट के अंदर क्या होता है बेटा, गैस कन्वर्ट होती है सीधे सॉलिड के अंदर। इसका एग्जांपल है बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्नो बाई क्लाउड, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी स्नो गिरती है ना बेटा, तो स्नो कैसे बनती है, स्नो बनती है, ये जो ऊपर क्लाउड्स है, हम जानते हैं क्लाउड क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस जो होती है फ्रीज होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सीधा स्नो के अंदर, और फिर हमारे पास स्नो गिरती है। क्लियर। तो ये उसका एग्जांपल है होरफ्रोस्ट। कंप्लीट। चलिए बेटा अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या है, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इस पर एक क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, वो ऐसे कह देते हैं, आपको इस तरह से बता डायग्राम दे देंगे और कहेंगे बताओ इस जगह क्या मिलता है, तो आप बता सकते हैं वाटर मिलता है, इस जगह आइस, इस तरह आइस। अच्छा, अगर जैसे बेटा मैं एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ बनाया बेटा ग्रीन लाइन के ऊपर, इस पॉइंट पे बनाता हूं, और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है इस पॉइंट पर क्या मिल सकता है, तो आप आंसर ही देंगे बेटा इस पॉइंट पर वाटर और वेपर को एग्जिस्ट करते हैं। समझे बात को, मतलब वाटर भी मिल सकता है, वेपर भी मिल सकता है, और दोनों का मिक्सचर भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, तो फिर आपका आंसर क्या होगा बेटा, वाटर मिलेगा। और वो पूछते हैं इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे बेटा, वेपर मिलेगा। समझ में आ रही बात बेटा। जो भी लाइन है उस लाइन पे अगर आप कोई पॉइंट लोगे तो वहां पर वो दोनों जो अपने पास फेज है जो उसके आगे पीछे है वो को एग्जिस्ट करती है। और अगर आप रीजन में दबाओगे तो हमारे पास रीजन के अंदर तो एक सिंगल पॉइंट ही वहां पर मिलेगा, सिंगल फेज ही हमें मिलेगी। कुछ पॉइंट्स और आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले पॉइंट ए नजर आ रहा है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना बेटा। उस पॉइंट पर क्या होता है, हमारा वाटर बॉइल होता है, और उस बॉइलिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है सेल्सियस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉइल होता है। और अगर आप प्रेशर देखोगे तो 101 मैंने किलो पास्कल के अंदर लिया है, ठीक है। एक्चुअली ये जो 101 किलो पास्कल है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब नॉर्मल प्रेशर जो अपन अभी बात कर रहे हैं, अभी आप जहां बैठे हो अपने घर में, वहां पर जो नॉर्मल प्रेशर है वो इतना ही होता है, 101 किलो पास्कल, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है।
सेम वे बेटा ऐसा बी पॉइंट है हमारे पास, ये मेल्टिंग पॉइंट है। आपको पता है कि आइस जो है वो मेल्ट होता है कितने पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारा आइस इस पर मेल्ट हो रहा है। एक तीसरा पॉइंट और आप देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पर, दैट इज द ट्रिपल पॉइंट। क्या होता है ट्रिपल पॉइंट, ये मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर समझाऊंगा। अभी आप एक लाइन यहाँ पर समझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ध्यान से समझना बेटा ये क्या चीज है। देखो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट मेरा डिक्रीज होता है। अब आप सोचेंगे सर ये क्या बात हो गई, तो ध्यान से देखो बेटा, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्या आपका मेल्टिंग कर्व जो है वो हमारे लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, और अगर ये लेफ्ट में शिफ्ट होता जा रहा है तो इसका मतलब ये 0 के करीब आता जा रहा है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। आप यहां से भी देख सकते हैं, अभी हमारे पास 101 प्रेशर पर ये मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कितने पे आ रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर प्रेशर और बढ़ाते हो बेटा तो ये बी पॉइंट शिफ्ट होकर कुछ यहां आ जाएगा, और अगर बी पॉइंट कुछ शिफ्ट होकर ऊपर चला गया तो आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट की वैल्यू इस पॉइंट से तो कम ही होगी। हालांकि बहुत नेग्लेजिबल फर्क दिख रहा है हमें डायग्राम में, बट ये कुछ फर्क तो है। तो इस कंडीशन में हम ऐसा कहेंगे कि इसका मतलब ये तो 0 से भी और इधर चला गया, मतलब वैल्यू क्या होती गई बेटा, और छोटी होती गई। तो ध्यान रहे, प्रेशर डिक्रीज करते हैं बेटा तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, प्रेशर इंक्रीज करते थे ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट में, इस कारण मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अगर इसी का उल्टा करूं बेटा, मैं क्या करता हूं, प्रेशर को डिक्रीज कर देता हूं। अब मान लीजिए अभी आपको 101 पे ये पॉइंट मिला, मैं पॉइंट ले लेता हूं बेटा 50, तो 50 अगर मैं लेता हूं तो वो पॉइंट कुछ यहां आएगा। अगर वो पॉइंट कुछ यहां आ रहा है तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये टेम्परेचर ये थोड़ा बढ़ गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो गया। तो ये दो रिलेशन याद रखने बेटा, प्रेशर इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। अब दूसरी बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। वहां डायग्राम में देखो आप, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, मतलब ऊपर बढ़ाता हूं, तो प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो ये मेरा ग्रीन लाइन जो है ना, ये राइट में शिफ्ट हो रही है, और राइट में शिफ्ट होने का मतलब वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। जैसे अभी ए पॉइंट है हमारा 101 पर, अगर मैं अपने प्रेशर को बढ़ाकर 150 कर देता हूं तो ये मेरा ए पॉइंट कुछ ऊपर चला जाएगा, और अगर ये कुछ ऊपर चला गया तो बेटा देख लो वैल्यू 100 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करके इस पॉइंट को यहां ले आता हूं तो बेटा आप देख पा रहे हो कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूं तो फिर मेरे को ये टेम्परेचर कम मिलेगा। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है बेटा कि प्रेशर इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, और इसका उल्टा हमारे पास नीचे यहाँ पर लिखा है। क्लियर? एक पॉइंट यहाँ बच रहा है ट्रिपल पॉइंट, इसको मैं अगली स्लाइड में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आप डायग्राम में देख लीजिए ट्रिपल पॉइंट कहाँ बन रहा है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो हमने पिछली स्लाइड थी उसमें हमने बात करी थी फेज डायग्राम ऑफ वाटर की, उसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। वहां मैंने आपके लिए एक पॉइंट बनाया था ओ पॉइंट, जिसको मैंने वहां नाम दिया था ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है वो समझते हैं। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं बेटा, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर ये तीनों लाइंस आकर मिल रही है। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों फेज जो होती है वो एक साथ को एग्जिस्ट करती है। जैसे जब हम लाइन की बात करते हैं या कर्व की बात करते हैं तो वहां पर दो फेज एक साथ को एग्जिस्ट करती है, उसी तरीके से जो पॉइंट है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट, इस पर तीनों फेजेस एक साथ को एग्जिस्ट करती है। मतलब आपको वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, मतलब और वेपर और अपने पास आइस, तीनों फॉर्म के अंदर वहां पर मिल सकता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, दैट पॉइंट ऑफ फेज डायग्राम एट विच ऑल थ्री फेजेस दैट इज वाटर, आइस, वेपर को एग्जिस्ट, मतलब ये तीनों एक साथ वहां पर क्या करती है, को एग्जिस्ट करती है। आपको इसके अंदर याद क्या रखना है बेटा, इन दोनों की वैल्यू याद रखनी है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्रिपल पॉइंट कितने टेम्परेचर पर आता है या फिर कितने प्रेशर पर आता है, तो इसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। टेम्परेचर एक ट्रिपल पॉइंट होता है बेटा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको केल्विन में लिखते हैं 273.16 केल्विन। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, वहां मैंने इस चीज को मेंशन किया है। साथ में अगर आप प्रेशर की बात करते हैं बेटा, तो प्रेशर होता है 0.61 किलो पास्कल। आप डायग्राम में देख लीजिए, वहां मैंने मेंशन किया है। और अगर आप किलो पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर मिल जाएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कि अगर ऐसा है तो हम डेली लाइफ में क्यों ट्रिपल पॉइंट, मतलब ऐसा अपन टेम्परेचर प्रेशर नहीं देख पाते हैं जहां हमें तीनों एक साथ को एग्जिस्ट करे। तो बेटा एक बात ये है कि आप डेली लाइफ में टेम्परेचर तो इतना कर दोगे, अगर आप ऐसे इलाकों में चले जाए जो काफी ठंडे होते हैं तो वहां टेम्परेचर तो मिल जाएगा, बट बेटा प्रेशर इतना करना बहुत मुश्किल है। अभी आप नॉर्मली समझो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी अपने पास है यहाँ पर, और आप इसको 10⁻³ में ले जा रहे हैं, तो इतना कम प्रेशर करना बहुत बेटा मुश्किल है। इस तरह का प्रेशर केवल हम लेबोरेटरीज में बना सकते हैं,
तो जब लेबोरेटरीज में बनाओगे तो आपको जरूर ये चीज वहां पर देखने को मिलती है। आप एक तरह से एक और चीज देखें, क्योंकि यहाँ पर ये 273.16 केल्विन है, इसका एक डेफिनेशन और बनती है बेटा, 1 केल्विन इज 1/273.16 पार्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर एट ट्रिपल पॉइंट। मतलब ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर है उसका 1/273.16 कर दे तो केल्विन के बराबर होता है। आप मैथमेटिकली भी देख पा रहे हैं। कुछ बेटा इसके प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल में पहला आता है बेटा, जैसे आप जानते हो कि अर्थ पे जब अपन वाटर होता है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड बॉइल्ड करता है, लेकिन अगर आप मून पर चले जाओगे तो मून पर बेटा वाटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉइल करने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप समझते हैं बेटा कि मून पर प्रेशर कम होता है। अगर प्रेशर हमारा कम है बेटा, तो हमने अभी पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो 100 पर था वो डिक्रीज होकर इतना डिक्रीज हो जाता है कि अपना वाटर 30 पर भी बॉइल करने लग जाता है। इसी तरह से बेटा आपने देखा होगा कि जब माउंटेन्स वगैरह पर हम जाते हैं, ठीक है, तो जो भी ये ट्रेकर्स वगैरह होते हैं अपना खाना नीचे से ही पका कर ले जाते हैं। ऊपर ले जाकर अगर वो खाना पकाते हैं तो उनको काफी दिक्कत आती है, क्योंकि क्या होगा बेटा कि जब वो ऊपर ले जाकर पकाएंगे तो ऑब्वियसली कोई भी खाना हो, दाल, मैगी, कुछ भी हो, सबको पकाने के लिए हमें वाटर को बॉइल करने की जरूरत पड़ती है। तो अब आप सोचिए अगर आप पहाड़ पर ऊपर चले गए तो आपका प्रेशर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब क्या होगा बेटा कि आपने मैगी बनाना स्टार्ट किया हुआ और अब क्या हुआ, वाटर तो जल्दी बॉइल कर गया और आपकी मैगी पकी नहीं। भाई मैगी कब पकती है बेटा, जब आपका वाटर के जो बॉइल्ड वाटर में काफी देर तक रहती है। तो अगर आपका वाटर पहले से ही बॉइल करके अपने पास कन्वर्ट होता जा रहा है तो आपका अपना खाना सही से नहीं पक पाएगा। यही काम बेटा प्रेशर कुकर भी करता है। आपको जब खाना पकाना होता है बेटा तो हम प्रेशर कुकर के अंदर दाल वगैरह पकाते हैं। इससे क्या होता है बेटा, प्रेशर कुकर वहां प्रेशर बढ़ा देता है, तो प्रेशर बढ़ने से बेटा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो जो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल करने वाला होता है वो अब कितने पर करता है, 120 130 पे। तो इसलिए अपने पास जो अंदर उसके अंदर सब्सटेंस है, दाल सब्जी कुछ भी है, उसको पकने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। क्लियर बात? चलिए एक और एग्जांपल और डेफिनेशन आती है बेटा, दैट इज द रेजिलेशन। ठीक है, याद रखना है क्या होता है बेटा, रेजिलेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी मान लीजिए कोई आइस हमारे पास ब्लॉक है, उसके ऊपर अपन एक्स्ट्रा अमाउंट का प्रेशर लगाए, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट का प्रेशर क्या करता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट को हमारे पास डिक्रीज कर देता है। अभी मैंने आपको ग्राफ में भी समझाया था, प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज। तो उस मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने से क्या होता है, जो आइस अभी वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाता है। बट जैसे ही हम प्रेशर को रिमूव करते हैं वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजिलेशन बोलते हैं। अच्छा बेटा, जो अभी अपन ने ग्राफ पढ़ा था ना, और जो जितने भी अभी सारी चीजें पढ़ी, ये सब वाटर के लिए, हमारे कोर्स में वाटर का ही पूछा जाता है। बट बाई चांस कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई टफ पेपर बनाने के लिए किसी और सब्सटेंस का पूछ ले, तो याद रखना बेटा, किसी और सब्सटेंस के लिए फेज डायग्राम ऐसा बनता है। ये ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन में कोई चेंज नहीं है, बट जो रेड लाइन पहले ऐसे जाती थी अब वो ऐसे जाने लग गई। क्लियर? इससे रिलेशन में एक फर्क पड़ता है। अब प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ग्रीन लाइन और रेड लाइन दोनों प्रेशर बढ़ाने पर राइट में शिफ्ट कर रही है। राइट में शिफ्ट करने का मतलब इंक्रीज। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, और डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएगी। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपन। अभी हमने इससे पहले क्या करा था, फेज डायग्राम पढ़ा था। तो फेज डायग्राम में हम ये पढ़ रहे थे कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाए तो किस रीजन में या किस लाइन पर या किस पॉइंट पर हमें किस तरह से कोई फेज मिल सकती है, या फिर हमारे पास जो अलग अलग फेजेस है वो इक्विलिब्रियम में आ सकती है। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बेटा हीटिंग कर्व से। ठीक है, हीटिंग कर्व का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम किसी सॉलिड को हम हीट करना स्टार्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि टेम्परेचर और टाइम के साथ उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कि कब वो हीट होता है, कब वो अपनी फेज को चेंज करता है, कब वो अपने टेम्परेचर को चेंज करता है। और इससे हम कुछ एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ से रिलेटेड कुछ हम यहाँ पर रिजल्ट निकालने वाले हैं। क्लियर? तो हीटिंग कर्व किसके बीच का ग्राफ है, सबसे पहले आप ध्यान रखें। तो हीटिंग कर्व में बेटा क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस पर तो लेते हैं टाइम, मतलब कितने टाइम तक आप उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये टाइम जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, हीट के। तो आपको काफी सारी जगह पर टाइम की जगह हीट भी मिल सकता है। और जो हमारा वाई एक्सिस है वो किस पर होगा, टेम्परेचर पर। ठीक है, जब वो अपने को टेम्परेचर के चेंज को शो करेगा। तो हीटिंग कर्व में क्या होगा बेटा, एक ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हीटिंग ऑफ मटीरियल एंड फेज चेंज। ठीक, लेट हीट इज सप्लाइड टू द मास m ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है कि हम एक कांस्टेंट रेट पर इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट रेट जो है हमारी वो कितनी है, p। हम P रेट पर इसको यहाँ पर हीट कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि P जो होगा
वो क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा, क्योंकि हम जानते हैं रेट क्या होती है बेटा, किसी भी चीज की रेट निकालना मतलब उसको टाइम से डिवाइड करना। हम यहाँ किसकी रेट निकाल रहे हैं बेटा, हीट की, तो हीट की रेट को मैंने क्या मान लिया बेटा, पी मान लिया, ये क्या कांस्टेंट है। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा समझो, देखो क्या होगा, सबसे पहले आपका सॉलिड है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर अभी आपका सॉलिड है किसी टेम्परेचर पर, आपने उसको हीट देना स्टार्ट किया, तो सोचो सबसे पहले क्या होता है बेटा, क्या होता है, जो हमारा सॉलिड है वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होता है। अब वो धीरे धीरे सॉलिड हमारा गर्म हो रहा है, तो गर्म होता रहेगा, तो देखो जब तक वो गर्म होगा तब तक हमारे पास ये लाइन क्या बनेगी, इसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, और लगातार टेम्परेचर हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ओ से लेकर ए तक हमारा सॉलिड क्या होगा, हीट होगा, और उसका लगातार टेम्परेचर हमारे पास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब जैसे ही वो ए पर पहुंचा, हमें पता है कि सॉलिड को अगर आप लगातार हीट करते रहते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर वो क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट पर आने के बाद क्या होता है, जो हमारा सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो आप बेटा देखो यहाँ पर ए से लेकर बी के अंदर, ए से लेकर बी के अंदर क्या हो रही है बेटा, मेल्टिंग हो रही है। जो हमारा सॉलिड है वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है। ए पॉइंट पर वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है और बी पॉइंट पर वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। ए से बी में आप ऐसा कह सकते हैं, ए से बी में वो इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब वहां पर हो सकता है आपको कुछ लिक्विड पार्ट मिले और कुछ सॉलिड पार्ट मिले। ए से मेल्टिंग स्टार्ट होती है और बी पर जाकर फाइनली खत्म होती है। ए से बी पूरी प्रोसेस में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट देखो, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। और मैंने आपको बताया भी था, जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि जो हीट आप उसको देते हैं वो उसके बोन्स को ब्रोक करने के अंदर यूज हो जाती है। क्लियर बात। अब बेटा जब वो पूरा ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब बी पॉइंट पर पूरा लिक्विड बन चुका है। अब वो लिक्विड बनने के बाद क्या होगा, अब लिक्विड गर्म होना स्टार्ट होगा। तो लिक्विड गर्म होना स्टार्ट होगा तो फिर से देखो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन जाएगी, बी से लेकर सी तक। ये हीटिंग ऑफ लिक्विड है, अब हमारा लिक्विड क्या हो रहा है, लगातार गर्म हो रहा है। बट आपको पता है बेटा कि जब किसी लिक्विड को भी लगातार हम गर्म करते हैं तो एक पॉइंट पर आने के बाद वो क्या करता है, बॉइल होने लग जाता है। और जब वो बॉइल होता है तो उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है कि लिक्विड हमारा गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो वही काम यहां पर भी होगा। सी पॉइंट से हमारी बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है और कब तक चलेगी बेटा, डी पॉइंट तक चलेगी। क्लियर। तो सी से लेकर डी तक हमारी बॉइलिंग हो रही है और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और सी से लेकर डी में आप देख रहे हैं पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्लियर। अब इसके आगे आप बढ़ेंगे बेटा तो डी पॉइंट पर हमारा जो सॉलिड था पहले लिक्विड में कन्वर्ट होकर अब फाइनली किसमें कन्वर्ट हो चुका है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो डी से लेकर ई तक हमारे पास हीटिंग ऑफ गैस होगी, जो भी गैस फॉर्म है वो हीट होगी। इसके आगे का ग्राफ हमारे पास नहीं बनता कि हम जानते हैं कि लास्ट स्टेट हमारी क्या होती है, गैस। अब फाइनली आप कितना भी हीट उसको दो, अब लगातार गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये पूरा हीटिंग कर्व है और इस तरह की वो शेप बन लेता है। जहां जहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग है वहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, बाकी लगातार हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। ठीक है। टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब वहां पर हमारे पास इस तरह की लाइन यहां पर बनने वाली है। क्लियर। अब कुछ ऑब्जर्वेशन अगर आप ग्राफ में देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से नोटिस करो बेटा कि अल्फा, बीटा और गामा, मैंने 3 एंगल बना रखे हैं। ठीक है। अगर आप एक तरह से देखें यहाँ पर तो ये अल्फा, बीटा, गामा जो है वो एक तरह से किसको शो कर रहे हैं, स्लोप को शो कर रहे हैं। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि लगातार एंगल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है। कि अल्फा एंगल सबसे बड़ा है, फिर बीटा है, फिर गामा है। तो हमारे पास इसका क्या मतलब है उसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, इन रीजन ओ ए, बी सी और डी, पहले मैं इसकी बात करता हूं। किस किस की बात कर रहा हूं, ओ ए, बी सी और डी ई की। क्लियर। तो इस रीजन के अंदर क्या होगा, क्या इस रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये बात आपको समझ में आती है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया पावर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मैं बता चुका हूं। अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन तीनों ही पार्ट में तो क्या आप फॉर्मूला लिखेंगे एम एस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। ये डेल्टा टी यहां से लिख दिया मैंने। अब ग्राफ में आओ बेटा। अच्छा ये है वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, और आप जानते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को स्लोप कहते हैं। तो इस ग्राफ के लिए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, स्लोप ऑफ कर्व। जो कैपिटल डेल्टा टी है वो टेम्परेचर को शो कर रहा है और जो स्मॉल डेल्टा टी है वो किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। क्लियर। अब देखो बेटा यहां से मेरा काम है स्पेसिफिक हीट निकालने का। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट को हम यहां से इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या आप बेटा स्पेसिफिक हीट निकालेंगे तो पावर अपॉन मास, और ये उल्टा हो जाएगा बेटा। अच्छा आप ध्यान से देखो, स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू, क्या आपने ऐसा माना है कि हमारी पावर क्या है, कांस्टेंट है। ये बात तो हम शुरुआत से कर चुके हैं। अच्छा किसी सॉलिड को अगर आप गर्म करोगे या लिक्विड को गर्म करोगे मास चेंज नहीं होता है, तो मास भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। और क्या इस पूरे को मैं 1 अपॉन स्लोप लिख सकता हूं, क्योंकि स्लोप का
उल्टा हो गया है। तो एक बात यहां बन गई कि स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ ग्राफ, मतलब जितना ज्यादा स्लोप ऑफ ग्राफ होगा उतनी ही कम हमारे पास क्या मिलेगी, स्पेसिफिक हीट मिलेगी। ये रिलेशन हमें कहां से मिला, ओ ए बी सी और डी से मिला। अब डायग्राम में मैं देखता हूं तो मुझे दिख रहा है अल्फा बड़ा है, बीटा बड़ा है और गामा सबसे छोटा है। तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा। अगर मैं इनका 10 ले लेता हूं, मतलब इनके आगे क्या करता हूं, 10 एंगल ले लेता हूं, तो 10 अल्फा इज ग्रेटर देन 10 बीटा इज ग्रेटर देन 10 गामा। और आप जानते हैं कि 10 थीटा को स्लोप भी कहा जाता है, और हम जान रहे हैं यहां पर कि अगर ये स्लोप सबसे बड़ा है तो इस वाले की स्पेसिफिक हीट सबसे कम होगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और 10 अल्फा किसका स्लोप है, ये सॉलिड का स्लोप है। 10 बीटा किसका है, लिक्विड का। और 10 गामा किसका है, गैस का। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इज लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। क्लियर। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है कि लिक्विड, सॉलिड और गैस के लिए सबसे कम जो स्पेसिफिक हीट होती है वो किसकी होती है, हमारे पास सॉलिड की होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, गैस की होती है। कंप्लीट ये बात समझ गए आप। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। स्पेसिफिक हीट का हमारा ये ऑर्डर बना है, और हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, जितनी कम स्पेसिफिक हीट होती है उतना ही मटेरियल जल्दी गर्म होता है। इसी कारण आप ऐसे समझिए कि सॉलिड सबसे जल्दी गर्म होते हैं, और जो लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं वो उससे देरी से गर्म होते हैं। कंप्लीट ये बात। तो ये रिलेशन हमें यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, दो रीजन हमारे पास बचते हैं, ए बी और सी डी। हम जानते हैं ए बी और सी डी में क्या हो रहा है, बोथ अकर्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, आपको दिख रहा है, एंड फेज विल चेंज। ठीक है, और फेज चेंज हो रही है। ए बी में क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, और सी डी में क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है। अब आप वापस समझिए बेटा, पावर का फॉर्मूला आपस वही लिखोगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, बट आप जानते हो कि फेज जब चेंज होती है तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला एमएल यूज किया जाता है। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एमएल लिख दिया। अगर यहाँ से मैं बेटा लेटेंट हीट निकालना चाहता हूँ एल, तो कितनी आएगी, देखो एम, अगर अपन यहां से चेक करें तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा पी डेल्टा टी अपॉन एम। पी डेल्टा टी अपॉन एम, ये डेल्टा टी हमारा इधर चला गया, पी डेल्टा टी अपॉन एम बन गया। वापस देखो बेटा, पावर हमारे पास कांस्टेंट है, एम हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब डायग्राम पर आओ, आप देख पा रहे हो डेल्टा टी क्या है बेटा, ये चीज T2 माइनस T1 या T4 माइनस T3। आप देख पा रहे हो कि बेटा AB प्रोसेस में जो मेल्टिंग प्रोसेस है उसमें T2 माइनस T1 आपको दिख रहा है, और जो CD प्रोसेस है उसमें T4 माइनस T3 दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा मैंने CD के लिए बड़ा बनाया और AB के लिए मैंने छोटा बनाया। तो यहां से मैं देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन कब मिलता है, जब हमारे पास क्या होती है बेटा, मेल्टिंग होती है। ठीक है, तो उस समय क्या मिलता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी कितना होगा, T2 माइनस T1। और ये किसको शो कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। तो यहाँ क्या होगा, T4 माइनस T3। अब डायग्राम से देख सकते हैं कि T4 माइनस T3 जो है वो T2 माइनस T1 से बड़ा है। इसी कारण हम कहेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से कम होगी। क्लियर। क्योंकि इसके लिए डिफरेंस छोटा आ रहा है, इसके लिए डिफरेंस बड़ा आ रहा है। तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है, पहले तो बेटा ये डायग्राम याद रखना है, इसमें कहां क्या क्या चीज हो रही है वो याद रखनी है, और रिलेशंस याद रखने हैं। सबसे मेन चीज तो एक तो ये रिलेशन रहेगा हमारे पास जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, और दूसरा रिलेशन आपको ये याद रखना है जो कि न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होगा, कि सबसे पहली बात स्पेसिफिक हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1 अपॉन स्लोप ऑफ ग्राफ, और लेटेंट हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है, डेल्टा टी के, मतलब जो एक्स एक्सिस का चेंज आ रहा है उसके प्रोपोर्शनल रहेगी। अभी मैं आपके इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है। कंप्लीट बात। चलिए बेटा न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। तो हीटिंग कर्व पे किस तरह का न्यूमेरिकल बनता है वो समझते हैं। एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, कोई ज्यादा खास न्यूमेरिकल बनते नहीं है। फॉर द गिवन सॉलिड ऑफ मास 20 ग्राम, heat is supplied at the constant rate of 50 calorie per second, then find first specific heat of solid liquid gas and latent heat of vaporization and fusion। ठीक है, आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी है और लेटेंट हीट निकालनी है। डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं O से A के अंदर हीटिंग होगी सॉलिड की, A से B के अंदर मेल्टिंग होगी, B से C के अंदर हीटिंग होगा लिक्विड का, C से लेकर D के अंदर बॉइलिंग होगा, और D से लेकर E तक हमारे पास हीटिंग होगा गैस फॉर्म का। ठीक है, टेम्परेचर आपको साथ में दे रखे हैं और ये हमारे को दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो हमारा जो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ये क्या कहलाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, और ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाएगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट। कंप्लीट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम पार्ट OA ले रहे हैं। जब हम OA पार्ट की बात करेंगे तो OA पार्ट सॉलिड है हमारा। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर हम बात करें, क्या स्लोप होता है बेटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई देखो 0 से 20 कितना होगा, 20 अपॉन एक्स में देखो 0 से 30 30, तो 20 डिवाइड बाई 30 कितना आ जाएगा, 2/3। अब यहाँ पर देखो पावर का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी।
इज इक्वल टू पावर, अगर हम जानते हैं O से A में टेम्परेचर चेंज हो रहा है बेटा, तो ms डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, हमें क्या निकालनी है, स्पेसिफिक हीट। तो S बराबर आ जाएगा P अपॉन m इंटू स्लोप, क्योंकि ये उधर जाकर इनवर्स में चला जाएगा, तो पावर अपॉन मास इंटू स्लोप। पावर आपको क्वेश्चन में दी हुई 50, मास दिया हुआ 20, स्लोप निकाला 2/3, कैलकुलेट किया तो आंसर मिल गया। इसी तरह से हम चलते हैं बेटा लिक्विड पार्ट पर। अगर लिक्विड पार्ट की बात देखें तो B से लेकर C, अच्छा B से C में Y का चेंज कितना है 30, X का चेंज कितना है 50, तो स्लोप आ गया 30 अपॉन 50 इक्वल टू 3/5। अगेन S का फॉर्मूला तो वही देगा बेटा, P अपॉन M इंटू स्लोप, तो पावर 50, मास 20, स्लोप 3/5, सोल्व किया तो ये हमारे को आंसर मिल गया। फिर चलते हैं हम बेटा गैस पार्ट पर, डीई पर। अगर डीई पार्ट की देखें तो बेटा इसमें y का चेंज कितना है 20, x का चेंज कितना है 100, तो 20 डिवाइड बाय 100, 1/5 इसका क्या आ गया, स्लोप आ गया। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर अपॉन मास इंटू स्लोप। ये फॉर्मूला मैंने शुरुआत में डिराइव कर दिया, इसलिए मैं बार बार डिराइव नहीं कर रहा हूं। पावर 50, मास 20 और स्लोप 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 5, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया 25/2 कैलोरी पर ग्राम। अगर आप देखें यहाँ पर, जैसा मैंने आपको वहां रिलेशन बताया था कि स्पेसिफिक हीट का ऑर्डर इस तरीके से रहता है, सॉलिड की सबसे कम, लिक्विड की फिर सबसे ज्यादा किसकी रहती है, गैस की। तो इस क्वेश्चन को भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर सॉलिड की आ रही 15/4 मतलब 3.75, लिक्विड की आ रही 25/6 मतलब 4.16, और सॉलिड की आ रही सॉरी गैस की आ रही 25/2 मतलब 12.5। तो यहाँ पर भी हमारी बात प्रूव हो रही है। अब अगर आपको बेटा क्या निकालनी है, लेटेंट हीट, तो आपको किसके लिए जाना पड़ेगा, AB पार्ट और CD पार्ट के अंदर। पहले मैं चलता हूं AB पार्ट में। तो AB पार्ट में क्या हो रहा है बेटा, मेल्टिंग हो रही है। पावर का फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, हम जानते हैं मेल्टिंग हो रही है मतलब फेज चेंज, तो फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा ml, बट हम जान रहे हैं मेल्टिंग है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज कर लेते हैं, डिवाइड बाय क्या हो गया डेल्टा T। हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है, तो P इंटू डेल्टा T अपॉन m। पावर का पावर की वैल्यू कितनी है 50 डेल्टा T। अच्छा अभी देखो AB पार्ट के लिए क्या डेल्टा T, ये वाला डेल्टा T देखना है बेटा टाइम का, क्योंकि वो देखो स्मॉल t है ना, तो टाइम का देखना है। तो टाइम का कितना आएगा बेटा यहाँ से 20, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 20 अपॉन मास 20, 20 कैंसिल तो आंसर 50। अगर हम बॉइलिंग की बात करें CD पार्ट की, तो CD पार्ट के लिए देखो लेटेंट हीट का तो फॉर्मूला वही आएगा हमारे पास। अच्छा ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बजाय अब क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी। तो P डेल्टा T अपॉन m हो गया, पावर 50। अब देखो जो हमारा CD पार्ट है उसके लिए चेंज कितना आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है, तो 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 20, सोल्व करने पे आ गया 125 कैलोरी पर ग्राम। वहां पर ने देखा था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम होनी चाहिए और वेपराइजेशन ज्यादा होनी चाहिए, वो चीज यहाँ पर भी प्रूव हो रही है। तो ये बेटा हमारा जो था सेकेंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, हीट एंड कैलोरी। ये बेटा आपके नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा।